नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ बना कर के चल रहे थे जहां हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज़ ऑफ लॉ की। हम लोगों ने देखा लॉ के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, बट हम लोगों का जो मेन फ़ोकस था वो था प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स एंड लेजिस्लेशंस पर। तो पिछली 2 वीडियो पर हम लोगों ने कस्टम्स और लेजिस्लेशंस को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स की। अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रेसिडेंट्स। हमको इस चीज़ को समझना है और समझ करके देखना है कि क्या प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ है एंड है तो है कैसे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स की, ये होते क्या हैं, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कैसे बोलेंगे कि कोई चीज़ सोर्सेज ऑफ लॉ हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें सामने समझा कस्टम क्या होता है। कस्टम एक चलते हुए आ रहा ट्रेडिशन है जो हम फॉलो कर रहे हैं, करते थे, करेंगे और आगे करते रहेंगे। दैट इज योर कस्टम। क्योंकि फॉलो हो रहा है तब वो सोर्स ऑफ लॉ बना। लेजिस्लेशन इसलिए बना क्योंकि हम लोगों ने एक असेंबली चूज करी है, हम लोगों ने पार्लियामेंट बनाई है जहां हम अपनी नेताओं को बैठाते हैं जो हम लोगों के लिए, हम लोगों के बिहाफ पर लॉज बनाते हैं। बट प्रेसिडेंट्स ये कैसे सोर्सेस ऑफ लॉ हुए? क्योंकि ये तो अब जज मेड लॉ है, तो जज बैठ करके काम कर रहा है। तो अगर जज बैठ करके कोई लॉ बनाए तो क्या वो लॉ लॉ हो सकता है? ठीक है, तो हमको आज इस चीज को समझना है। तो जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की और इंडियन हिस्ट्री की, तो हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पर प्रेसिडेंट जैसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मनुस्मृति थी, बाकी जो राजा हुआ करते थे वो मैटर टू मैटर डिसीजन सुना दिया करते थे, बट बाइंडिंग इफेक्ट हो ना हो कुछ श्योर कट नहीं था। क्योंकि जो राजा का जैसा मूड वैसा जजमेंट। अगर मैं सपोज राजा हूँ, मेरी घर में लड़ाई हो रखी है, तो मैं जा कर के फिर वो भड़ास निकालने के लिए कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता था, बट मेरे ऊपर भी अंकुश थे। एट द एंड ऑफ द डे राजा का काम जस्टिस देना था, तो उसको चेक में रखने के लिए भी बहुत सारी मैकेनिज्म्स हुआ करते थे। तो उन मैकेनिज्म्स के अंदर रह करके आई हैड द पावर कि मैं जा करके जजमेंट्स दूं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री की, तो हम हिस्ट्री ट्रेस बैक कर सकते हैं अंग्रेजों के टाइम पर। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स निकल करके आए, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के एक सिस्टम लाना शुरू करा। दे यूज टू फॉलो द कॉमन लॉ, बट इंडिया में कॉमन लॉ नहीं था। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कब्जे पर लिया, ब्रिटिशर्स के जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कब्जे पर लेने के बाद दे एस्टेब्लिश्ड वेरियस एक्ट्स, वेरियस कोड्स। तो कोड धीरे धीरे करके चीज़ें फॉलो करा करते थे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट है, ये एक्ट बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल की। मतलब फेडरल कोर्ट की, और इसकी जो अपील जाएगी प्रीवी काउंसिल पे जाएगी। ठीक है, और कहता था कि प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट होंगे दे विल बी बाइंडिंग ऑन दिस फेडरल कोर्ट। क्योंकि जब इंडिया की हम बात शुरू करते हैं कि इंडिया में कोर्ट कैसे डेवलप हुआ, तो हम आगे चलकर देखेंगे जो पहला कोर्ट इंडिया पर आया था, और आप लीगल हिस्ट्री पे पढ़ोगे कि जो इंडिया में पहला कोर्ट निकल करके आया था, दैट वाज योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो उसके बाद फिर अलग अलग हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए, मद्रास पे, बॉम्बे पे, है ना। तो जब ये हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए तो एक पूरा पूरा लीगल सिस्टम नया निकल करके आ गया। और जब ये नया लीगल सिस्टम निकल करके आया, तब हम लोग कह सकते हैं कि उसको रेगुलेट करने के लिए लोगों ने डिमांड रखना शुरू करी, आंदोलन चल रहे थे। तो आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसने एक फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट करा। और इस फेडरल कोर्ट के ऊपर ही प्रीवी काउंसिल की जजमेंट बाइंडिंग थी। अब कभी भी कोई अपने जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता था, दे कुड हैव गॉन टू प्रीवी काउंसिल, क्योंकि प्रीवी काउंसिल वाज द मेन बॉडी, जुडिशियल बॉडी, जो यूके की बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, तो पहली बार 1935 के एक्ट ने बोला कि प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट होंगे दे विल बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे करने के बाद जो ये प्रैक्टिस थी, हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करने के बाद इसको हमने अपने प्रैक्टिस में स्टैब्लिश करा कि जो एक बार बन जाए उसको हम आगे लेकर के फॉलो करना शुरू करें। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बेसिकली एक इवेंट है या एक एक्शन है जो पहले हो चुका हो, और अगर कभी वो चीज़ निकल करके आएगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपने एक कोट सुना होगा, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, राइट। अगर हम कोई गलती करें, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। तो दैट इज द प्रेसिडेंट। अगर कोई चीज़ बन गई है तो उसको आप फॉलो करो, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ हो रखा था तो आप अगली बार फिर निकल करके आएंगे, तो फिर उसको पूरा सुन करके, देख करके, फिर नया दिमाग लगा करके फायदा कुछ नहीं है।
जो चीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट पर है, जो चीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है उसको फॉलो कर दो, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा और गवर्नेंस करना ईज़ी हो जाएगा। तो ये है प्रेसिडेंट का बेसिक मतलब। अब अगर बात करते हैं बेंथम की, तो बेंथम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स आर जज मेड लॉ। ठीक है? तो प्रेसिडेंट को हमने बोला प्रेसिडेंट आर जज मेड लॉ। और अगर कोई जज ने लॉ बनाकर दे दिया, मतलब एक चीज़ और कॉमन सेंस की बात है, सपोज मैं जज हूँ, मेरे सामने एक मैटर निकल करके आता है, दो लोगों का डाइवोर्स का मामला है, लगभग लगभग सिमिलर मामला है, मेरे पास एक केस अभी आता है डाइवोर्स का, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, फैक्ट क्या है, सब कुछ देखता हूँ और देख करके ऑर्डर पास कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं बहुत सारे केस अलग अलग करता हूँ और 2-4 दिन के बाद जो दूसरा मैटर है मेरे पास आ जाता है। अब मैं देखता हूँ सेम मैटर है, अब मैं सेम मैटर में फिर से दिमाग लगाऊँ, सब कुछ फिर से करूँ, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और पहले से जो मेरा एक मेंटल जो मेंटल सीन होता है वो सेट हो चुका है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसमें मैंने ये करा था तो इसमें मैं यही करके दूंगा, मुझे वहाँ गलती नहीं दिख रही है, इसलिए जो मैंने करा था मैं सेम चीज़ को यहाँ करके दूंगा। तो वो एक प्रैक्टिस से फॉलो होते होते प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है? अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की, तो वो बोलता है एज पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter refer to deciding similar cases, that is precedent। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि एक बार कोई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दिया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके बाद अगर वो आगे वाले मैटर पर उसको हम रिफर करके बाइंडिंग कर देते हैं टू डिसाइड दैट मैटर, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है? अब बात करते हैं कीटन की। तो कीटन बोलते हैं a judicial precedent is judicial to which authority has in some measure been attached। ठीक है? तो अगर किसी ऑर्डर के ऊपर अथॉरिटी अथॉरिटी निकल करके आ जाए, देन इट इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है? यहाँ तक हमारा बात क्लियर निकल करके आ गई। मतलब अगर कोई कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देती है और उस ऑर्डर के पास पावर है कि वो बाइंडिंग इफेक्ट ला करके रख दे, देन इट विल बी अ प्रेसिडेंट। तो एक लैटिन टर्म आता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉल दिस टर्म स्टेयर डिसाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, ऑर्बिटर डिक्टा, रेशियो डिसिडेंडी, स्टेयर डिसाइसिस, हम इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, एक टर्म आता है स्टेयर डिसाइसिस, STARE, स्टेयर, DECISIS। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, STARE, स्टेयर, DECISIS। तो ये टर्म क्या होता है, स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। पहली चीज, ये एक लैटिन टर्म है। ठीक है? और जो प्रेसिडेंट है उसका बेसिक डॉक्ट्राइन है। whenever we talk about presidents, state decisis is the basic doctrine that is being followed। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कोर्ट कोई सेम या कोई हिस्टोरिकल मैटर को देखती है और उसको देख करके फ्यूचर किसी जजमेंट पर उसको यूज करके उसको एज अ न्यूक्लियस बना करके चलती है, देन वी कॉल दैट कि जो केस ऑलरेडी हो चुका है उससे आप खुद को डिसाइड करके दो। ठीक है? देन इट विल बी कॉल्ड एज कि आप उससे खुद को चीज़ों को डिसाइड करके दो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए हम समझेंगे तो लेट अस से कि आज से 25 साल पहले एक जज बैठे थे, उन्होंने एक जजमेंट निकाल करके दे दिया। अब 25 साल के बाद मेरे पास एक सिमिलर मैटर निकल करके आ रहा है, फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं बट बाकी चीज़ें लगभग लगभग सेम है। तो अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो उन्होंने कहा था मैं उनकी बात से सहमत होकर खड़ा हूँ। जो उन्होंने कहा था उसकी बात से मैं खुद को गवर्न करूँ, उनकी बात को मैं न्यूक्लियस पॉइंट में रखूँ और उसकी बात को रख करके खड़ा हूँ। अब हम बोलेंगे कि क्यों, लाइक हमने बोला सब कुछ, हम पिछली वीडियो में बात करी थी, सोवरीन की बात करी थी, सब कुछ बात करी थी, तो वो लॉ मैं उनकी बात को क्यों मानूं, मेरी मर्जी, मैं जज हूँ, मैं जो मर्जी वो लॉ सुना दूं, है ना, बिकॉज दैट इज माई पावर, बिकॉज आई एम अ जज। अब क्या मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्योंकि जो हम लोगों का बेसिक लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैंड नॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा वो होगा। उसने कैसा मैकेनिज्म बना करके हमको दे रखा है, हमको उस चीज को पहले ध्यान पर रखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट डिसाइसिस का बेसिक मतलब क्या होता है, टू स्टैंड बाय द केसेस दैट हैज बीन डिसाइडेड, टू स्टेट बाय डिसाइडेड केसेस, दैट इज योर स्टेट डिसाइसिस। जो उन्होंने कहा था उसकी बात पे आप खड़े रहो, क्योंकि वो भी कोर्ट थी, आप भी कोर्ट हो, आपसे पहले कोई जज था, वो रिटायर होकर चले गए, अब आप जज उनकी जगह पर निकल करके आए हो, तो उस
अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करो, जो उन्होंने कहा था उनकी बात को फॉलो ऑन करो। अगर जब तक मैटर चेंज ना हो जाए, सिचुएशन पूरी चेंज ना हो जाए, तब तक उनकी बात जब तक बाइंडिंग इफेक्ट ला कर रख सकती है, तब तक उनकी बात से आप खड़े रहो। ठीक है। अगर मैं एक कंपनी का सपोज दैट से सीईओ हूँ और मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ बात करता हूँ और मेरे एम्प्लॉय जाकर के बात का बतंगड़ बना दें, तो क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा, राइट? तो द थिंग इज, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को ही वो आगे रखें, मेरी बात से खड़े रहें कि मेरी कंपनी चल सके। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिस। तो जब हम बात करते हैं स्टेट डिसाइसिस की, हम इस प्रिंसिपल को फॉलो क्यों करें? बिकॉज सी, वी आर नॉट सोवरीन, आई एम नॉट अ सोवरीन, जज इज नॉट अ सोवरीन, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरीन। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपनी सब की सब चीज़ें देखने के लिए? तो वी विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब हम जाते हैं भारत के संविधान के पास, उसमें एक आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 141। अब जो आर्टिकल 141 है, ये बोलता है, स्टेट डिसाइसिस की बात करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट डिसाइसिस, जिसका प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने की बात करता है। तो अभी आर्टिकल 141 क्या बोलता है? आर्टिकल 141 बोलता है द लॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जुडिशियल मतलब हम लोग लिटिगेंट बनेंगे, हम लोग जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, हम लोग लीगल काम करेंगे। तो जो चीज़ हमको समझनी है वो ये समझनी है कि आर्टिकल 141 क्या है। आर्टिकल 141 बोलता है सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट पास होंगे दे विल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन हर एक कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो हर एक एक कोर्ट को उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा संविधान ये बोलता है, हमारा ग्रैंड लॉ ये बोलता है, हमारा ग्रैंड नॉर्म ये बोलता है। हम लोग ये बोलते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, हम लोग ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नीचे फॉलो करा जाना चाहिए। ठीक है, हर हाई कोर्ट फॉलो करेगा। अब जब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की, तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो भी लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं। बट अगर इसको आप गौर से देख करके समझोगे तो ऐसा कहीं पर कोई भी लॉ नहीं है कि हाई कोर्ट की बात को लोअर कोर्ट को फॉलो करना है। बट एक कन्वेंशन है, एक कस्टम फॉलो होते हुए आ रहा है, समझ रहे हो? तो कस्टम का नीड यहाँ पर को भी निकल करके आ सकती है। कस्टम बोलता है कि हाई कोर्ट के जो लॉज होंगे वो लोअर कोर्ट पे फॉलो होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले पर कंप्लीटली साइलेंट है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं होने को कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बट अगर आप आर्टिकल 227 पढ़कर देखोगे तो आर्टिकल 227 बात करता है हाई कोर्ट विल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर अदर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पर्टिकुलर जो आपका राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, जो उनका जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के की पावर होगी सुपरिंटेंडेंस की ओवर ऑल द कोर्ट्स अंडर उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट अपनी पावर, जो अपना जजमेंट है, उस सुपरिंटेंडेंस की पावर से भी बाइंडिंग करवा सकता है। बट अगर जैसे आर्टिकल 141 है जो क्लियर कट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होंगे वो बाइंडिंग होंगे, तो उस केस पर बाइंडिंग होंगे, उसको आर्टिकल 141 ने बोला है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोविजन है, बट हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज सच नहीं है। तो पॉसिबल है कि अगर एक किसी लोअर कोर्ट पर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर निकल करके आए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकल करके आए जो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो करना कंपलसरी होगा और हाई कोर्ट को भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आकर के बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, हम प्रेसिडेंट्स को 4 बेसिक कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बाइंडिंग प्रेसिडेंट। अब बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब वो होता है जो प्रेसिडेंट ऑथोरिटेटिव हो, जिनके ऊपर कुछ अथॉरिटी हो। तो ये जो लोअर कोर्ट होंगी, आपके हाई कोर्ट हो गए, जितनी भी लोअर कोर्ट हो गई, उन सबको उस प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, वो उसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा, भले ही हाई कोर्ट से अग्री करता हो ना करता हो, जो भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है तो आपको बाइंडिंग होना ही होना है, भले ही वो कितना भी गलत क्यों ना हो, वो बिल्कुल गलत हो, वो देख के लग रहा हो गलत जजमेंट पास हो रखा है, बट अगर जजमेंट वो है, देन द हाई कोर्ट हैज टू और द लोअर कोर्ट हैज टू अबाइड बाय दोस जजमेंट, रिगार्डलेस उनको वो करने का मन करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज बाइंडिंग इन नेचर। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट इज बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ठीक है,
अब बात करते हैं सेकंड टाइप के प्रेसिडेंट की, परसुएसिव प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, कभी कभार जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो या हाई कोर्ट जाते हो, तो कभी कभार हाई कोर्ट, हमने क्या क्या कहा था, मतलब क्या होता है स्टेट डिसाइसिस का, टू स्टैंड बाय द जजमेंट डिसाइडेड। अगर आपसे पहले किसी ने कुछ बोला है तो उसके साथ आप खड़े रहो। तो कितनी बार क्या होता है, सपोज मैंने हाई कोर्ट पे एक केस फाइल करा था, हाई कोर्ट ने उस केस के ऊपर जजमेंट पास करके मुझे जजमेंट दे दिया, मुझे रिलीफ दे दिया। अब अगला मैटर कल निकल करके आता है, तो हो सकता है कि मेरे हाई कोर्ट ने वो जजमेंट, मेरे हाई कोर्ट में वो केस कभी आया ना हो, बट किसी और हाई कोर्ट पर आया हो, तो मैं उस हाई कोर्ट को रेफर करके दिखा सकता हूँ कि उस हाई कोर्ट के इन जजेस ने ये जजमेंट पास करा था, तो यहाँ पर को भी आप सेम एप्लीकेशन कर दो। बट द थिंग इज कि वो बाइंडिंग नहीं होगा, दैट विल बी ऑफ परसुएसिव नेचर। उसको आप परसुएसिव वैल्यू दिखाने के लिए करोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ भले ही वो गलत लग रहा हो आपको, बट इससे आप मेरी बात मान लो। मैं आपको परसुएट कर रहा हूँ कि जो जजमेंट पास हो रखा है, इस जजमेंट की बात आप मानो और प्लीज इसी फुटिंग पर जजमेंट सुना दो, बिकॉज ऑलरेडी किसी जज ने इस बारे में बात करी है। अब परसुएसिव का मतलब क्या होता है कि मे बी और मे नॉट बी द अदर कोर्ट चाहे तो उसे फॉलो करे, चाहे तो फॉलो ना करे। तो कोर्ट का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट को लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए तो फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करना चाहिए तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज उस कोर्ट का पर्टिकुलर मूड। अब सपोज मैं जज हूँ, सपोज आप जुडिशरी पर हो, या आप इवन अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर लेट अस से सिंगल जज के आगे ही जाकर के आप दो बार कोई मैटर को फाइल करते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है जब आप किसी सिंगल जज के आगे जाकर मैटर फाइल करते हो, किसी दूसरे सिंगल जज ने मैटर सुना, मैं डिसीजन पास करा हो, तो कितनी बार सेकंड जज नहीं मानता उस बात को, क्योंकि उनको लगता है कि फैक्ट्स डिफरेंट है, कुछ चीज़ डिफरेंट है, कुछ रेशनल डिफरेंट है, तो दे कैन चेंज इट। तो इस टाइप के प्रेसिडेंट को भी आप परसुएसिव बोल सकते हो सकता है कि कभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया ना हो, कभी ना आया हो, बट अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर आया हो और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने उस मैटर के ऊपर जजमेंट दिया हो और काफी हद तक सिमिलर जजमेंट दिया हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट पे मैटर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट एक अलग व्यू पॉइंट बना रहा था, तो वकील प्लीड कर सकता है कि सर ये देखिए इन अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग ऑर्डर पास कर रखे हैं, तो आप भी प्लीज इनको देख लीजिए एक बार, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग नहीं है, बट उसको यूज करके आप उनको परसुएट कर सकते हो कि सर आप भी यही स्टेप ले लीजिए। तो दोज आर योर परसुएसिव प्रेसिडेंट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, दे आर ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, कभी कभार कोई मैटर एग्जिस्टेंस में आया ही ना हो, जैसे अब एआई निकल करके आ रहा है। अब कल सपोज लेट अस से एआई से कोई क्राइम हो जाए, अब उस क्राइम को लेकर के आप कोर्ट पर जाते हो, तो पहली बार कोर्ट पे ऐसा कोई मैटर निकल करके आएगा जहां एआई से को डील ऑन करेगी विद रिगार्ड टू क्राइम, है ना, क्योंकि आज से पहले तो एआई था ही नहीं, एआई से क्राइम का मतलब था नहीं, बट पहली बार एआई से क्राइम हो गया है। अब पहली बार आप कोर्ट पे आ रहे हो उस क्राइम को लेकर के, तो जब कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को सुनेगी और उसमें जजमेंट पास करेगी, दैट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट विल बी नोन एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जब बात करते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट की, तो कोर्ट के पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट कोर्ट की पावर होती है कि वो अपना डिस्क्रिप्शन, अपना कंक्लूजन यूज करके कंक्लूजन पर आए और जजमेंट पास कर दे, एंड दैट जजमेंट विल टेक अ बाइंडिंग इफेक्ट। उससे आप नया लॉ क्रिएट कर सकते हो। अगर वो हाई कोर्ट में होगा तो स्टेट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में होगा तो नेशन वाइड टेरिटरी के अंदर आप जाकर के उसको फॉलो करोगे। तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो होते हैं, दे हेल्प यू इन एस्टेब्लिशिंग अ लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट की। जो लास्ट टाइप का हमारा प्रेसिडेंट है, डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डेक्लेरेटरी, जो वर्ड डेक्लेरेटरी है, इसका मतलब क्या आएगा, आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो डिक्लेयरिंग समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो आप बेसिकली किसी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करके उसको अप्लाई करा रहे हो एक पर्टिकुलर केस पे। ठीक है, तो जब आप बात करते हो तो आप बताते हो कि ऐसा कोई जजमेंट था, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो 1950 से पास हुआ, और जजमेंट उसके बाद कभी केस निकल करके नहीं आया, बट कुछ साल के बाद एक सिमिलर मैटर पे केस निकल करके आया। जब वकीलों ने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करी, तो उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक जजमेंट है। तो व्हेन दे विल शो दैट जजमेंट टू द कोर्ट विल यूज दैट जजमेंट तो एंड टू इनकॉर्पोरेट द व्यू ऑफ द जज। तो व्हेन दे डू इट, इट इज नोन एज डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। उसको आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ ये लॉ है। बेसिकली जजमेंट गायब हो चुका था, बट दैट इज अ लॉ। तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि जब भी ऐसा मैटर निकल करके आएगा, दैट जजमेंट हैज टू बी फॉलोड ऑन।
दैट विल बी अ डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 4 टाइप के हमने प्रेसिडेंट्स की बात करी। हमने बोला बाइंडिंग हो सकते हैं, परसुएसिव हो सकते हैं, ओरिजिनल हो सकते हैं एंड डेक्लेरेटरी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 टाइप के प्रेसिडेंट की बात करी। अब क्वेश्चन निकल कर के आता है कि हर टाइम प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन अब अलग-अलग निकल कर के आएगी। तो हमने क्या बोला था? सुप्रीम लॉ क्या है इंडिया के अंदर? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंडिया के अंदर सुप्रीम लॉ इज़ द पार्लियामेंट मेड लॉ। तो अब सपोज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास कर दिया। अ लॉ हैज़ बीन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही लॉ बन गया तो दैट विल हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट इंडिया। बट लेट अस से कि इसी बीच पर पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक स्टैट्यूट लेकर के आ गई, एक एक्ट लेकर के आ गई। जैसे ही वो एक्ट इन्फोर्समेंट पर आएगा और उस जजमेंट से इनकंसिस्टेंट होगा तो जजमेंट विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो जजमेंट विल सीज टू एग्जिस्ट। लेट अस से एग्जांपल के लिए एग्जाम्पल की समझते हैं। एक केस निकल करके आया सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, जहाँ पर को ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट था। मतलब सपोज लेट अस से इट इज समथिंग दैट टॉक्स अबाउट डाइवोर्स या मर्डर। कोई जजमेंट था कि मर्डर में 2 चीज़ निकल करके आती है, इंपॉर्टेंट है प्रूव करना, एक्टस सीरियस और मेंस रिया। जब तक आपका मेंस रिया क्लियर नहीं होगा तो एक जजमेंट है, जजमेंट एक्चुअली पर है, जिस केस पर एक बंदा अपनी पत्नी को मारने का प्लान करता है, मारने के लिए उसके सिर पर ज़ोर से वो एक हथौड़ा मार देता है जिससे उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। बट ही थिंक्स कि उसकी पत्नी मर गई है। तो बाद में वो अपनी पत्नी को फंदे से टांग देता है दिखाने के लिए कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो उसका जो मेंसरिया था, कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो उसका मेंसरिया है, उसका मेंसरिया वाज टू शो की सुसाइड, ना कि मारने का। बट जब पत्नी की एक्चुअल डेथ हुई थी, वो डेथ हुई थी उस फांसी के फंदे में लटकने से। सिर में चोट लगने से डेथ नहीं हुई थी। तो कोर्ट ने उस केस में उसको कहा था कि जो उसने फांसी के फंदे में लटकाया वहाँ मेंसरिया मिसिंग था, मर्डर का मेंसरिया मिसिंग था, बट अलग मेंसरिया था। तो पनिशमेंट मिली, बट अलग चीज़ के ऊपर पनिशमेंट मिली। तो ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, समथिंग लाइक दैट। अब कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, तो कोर्ट कहती है कि हम इस बात को नहीं मानते, इसको रिवर्स करके ओवररूल करके नया ऑर्डर पास कर देते हैं। तो उसके लिए सपोज लेट अस से सिंगल जज का जजमेंट था, तो एक डिवीजन बेंच बैठ जाएगी जो उसको ओवरटर्न कर देगी, क्योंकि एक जज के ऊपर 2 जज निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 जज मिल करके उस एक जज के बात को हटा करके एक नया प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर देंगे। तो जब ऐसा केस निकल करके आए या कभी कोई स्टैट्यूट निकल करके आ जाए जो उस रूल के साथ इनकंसिस्टेंट हो, देन वी कैन से दैट प्रेसिडेंट हैज सीज टू एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक। अब जब ट्रिपल तलाक निकल करके आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करके ट्रिपल तलाक को बैन करा था। बट उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक्ट बना दिया। अब जैसे ही एक्ट बन गया तो अब एक्ट फॉलो होगा। जजमेंट तो दिखा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि क्राइम है ये है, बट जो एक्ट में होगा वो उस एक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे। भले ही अगर, और पॉसिबल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो एक्ट है वो आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो तो हम एक्ट को फॉलो करेंगे, जजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। देन प्रेसिडेंट विल नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। दिल्ली पर अभी क्या हो रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिस्प्यूट आप सुन रहे होगे रोज रोज की लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस पास हो गया है, केजरीवाल की बन नहीं रही है। आपने मैटर सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करा कि जितने भी आपके दिल्ली के अंदर जितने भी मतलब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर पास करा कि दिल्ली के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अपने हिसाब से मैनेज करना शुरू कर दिया। तो केजरीवाल ने कहा कि नहीं, गलत है, मैं एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ, ये पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ कौन सा ब्यूरोक्रेट बैठेगा। तो घूम फिर करके मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, इट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट हैज़ द पावर टू मैनेज दोज ब्यूरोक्रेट्स। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, ये बन गया प्रेसिडेंट, और ये चालू होना शुरू हो गया, ये फोर्स पर आ गया। बट इस बीच पर क्या हुआ, पार्लियामेंट ले आई एक ऑर्डिनेंस। जैसे ही ऑर्डिनेंस निकल करके आया, उसमें क्या हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने अलग बात बोल दी। अब ऑर्डिनेंस विल ऑलवेज सुपरसीड द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस अगर एक्ट बन जाए तो फिर तो बात खत्म ही हो गई, क्योंकि अब एक्ट बन गया है।
ऑर्डिनेंस का 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, बट द मोमेंट ऑर्डिनेंस इज पास्ड इट विल टेक इफेक्ट। अब जो जजमेंट में था वो किसी काम का नहीं रहा, अब उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करके पहले क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। जब तक वो क्वेश्चन नहीं होगा तब तक वो जो ऑर्डिनेंस है वो उस प्रेसिडेंट के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। तो इस केसेस पर प्रेसिडेंट सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, सेकेंडली हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई ऑथोरिटेटिव जजमेंट निकल करके आ रहा है तो वो किसी पुराने प्रेसिडेंट को डिस्कार्ड कर सकता है। अब कब कर सकता है? देखो, कभी कभार होता है कि हम इंसान हैं, हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं। जो जजेस हैं, जजेस भी इंसान हैं, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, राइट? तो कभी कभार लेट अस से किसी जज से कोई गलती हो गई हो और कोई लॉ इग्नोर हो गया हो। आई एम सॉरी, लेट अस से पार्लियामेंट का कोई एक्ट था, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया वो एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर था, बट कभी भी वो पार्लियामेंट के आगे आ ही नहीं पाया। पार्लियामेंट को पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई एक्ट भी है, कोर्ट को पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई एक्ट भी है, और कोर्ट को लगा कि नया मैटर निकल करके आया और कोर्ट ने अपना डिसीजन दे करके मैटर को पास करा लिया। अगर कभी ऐसी कंडीशन निकल करके आती है और बाद में फिर वो चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट मैटर आता है फिर से, और इस टाइम पे दिखाते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट था, तो उस केस पर एक नया जजमेंट पास करा जा सकता है, ये कहते हुए कि जो पुराना प्रेसिडेंट था इट वाज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, वहां लॉ का इग्नोरेंस था, दैट इज व्हाई इट विल नॉट वर्क। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट पास करके दिया, बट उसी मैटर पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बात बोल दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोल दी वो बाइंडिंग हो जाएगी। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को आप इग्नोर कर दोगे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर ये बात बोल दी है, तो अब जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट होगा अब वो बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। और तीसरा क्या हो सकता है कि जजमेंट जो था बिल्कुल ही वाहियात सा था, मतलब कंप्लीटली अनरीजनेबल था, कोई रीजन ही नहीं है जजमेंट के अंदर, क्यों पास था, क्या था, क्या ही कर दिया। मतलब कभी कभार इंसान कुछ कर सकता है, बिकॉज लेट अस से लोअर कोर्ट में कोई जज ने कुछ पास कर दिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मतलब मैटर कुछ और है, हो कुछ और गया, वो मांगने आया था, होता नहीं है, मतलब एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन निकल करके आए कभी, तब भी वो प्रेसिडेंट को नया प्रेसिडेंट ओवरटर्न कर सकता है इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर। अदरवाइज जो चीज़ एक बार स्टेब्लिश हो गई है उसको फॉलो करना कंपलसरी है, देन यू हैव टू फॉलो इट बाय हुक और बाय क्रुक। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आपको उसकी बात माननी ही माननी पड़ेगी, रिगार्डलेस वो कितना गलत क्यों ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको खुद ओवरटर्न ना करे या उसके ऊपर कोई नया एक्ट ना बन जाए। और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि अगर उसको लगता है कि जजमेंट इरेगुलर है, अनरीजनेबल है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसको ओवरटर्न कर सकती है। लोअर कोर्ट ओवरटर्न नहीं कर सकती है किसी भी हालत पर। अब जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो हम प्रेसिडेंट को दो पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रेशियो डेसिडेंडी, द अदर वन इज ऑर्बिटर डिक्टा और ऑर्बिटर डिक्टम। ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे प्रेसिडेंट की, आप एक लिख सकते हो प्रेसिडेंट और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऑर्बिटर डिक्टा, रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी को हम पहले समझेंगे कि रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है। तो जो एक टर्म है रेशियो डेसिडेंडी, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर डिसीजन। कोर्ट ने रेशियो पास करा तो कोर्ट ने किस बेसिस पर उसको पास करा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम रीजन की बात करते हैं तो वो बताता है कि हमने इसको क्यों पास करा है, हमने किस बेसिस पे कौन सा प्रिंसिपल स्टैब्लिश करा है और कैसे हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और जितने भी जजमेंट निकल करके आएंगे उस पर्टिकुलर जजमेंट पर वो जो रीजन है उसको बाइंडिंग करोगे। ठीक है, जिस फैक्ट के ऊपर वो रीजन अप्लाई हो सकता है उस रीजन को अप्लाई करोगे। तो जो रेशियो डेसिडेंडी है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स विद इन द कंट्री ऑफ द नेशन, विद इन द नेशन, मतलब जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे उन सबके ऊपर उसको आप इजीली आकर के बाइंड करवा सकते हो। तो अभी रेशियो निकल के कैसे आता है, मेरे सामने मैटर निकल करके आया, मैंने उस केस के फैक्ट्स देखे, मैंने उसको समझा, लॉ को समझा, लॉ को समझने के बाद उस केस की फैक्ट्स और लॉ को देख करके मैं उनको और केस में अप्लाई करने के पीछे का एक रीज़न बना करके दे दूंगा। तो जो मैंने रीज़न डिड्यूस कर रखा है ये एक बेसिस बन जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर तरीके से प्रेसिडेंट को काम करा सकते हो। दैट इज हाउ रेशियो डेसिडेंडी वर्क्स। नाउ कम्स ऑर्बिटर डिक्टम। अब ऑर्बिटर डिक्टम क्या होता है कि इट इज बेसिकली रिमार्क मेड बाय अ जज, जो कोर्ट का मतलब डिसीजन का पार्ट नहीं होता। तो बाय द वे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब जो मेरा खाली वर्ड्स हैं, दैट इज द रेशियो ऑर्बिटर डिक्टा।
अगर मैं कोई चीज़ को रीज़न के साथ समझाऊँ, दैट इज़ रेशियो। तो रेशियो इज़ बाइंडिंग, बट ऑब्जेक्ट डिक्टा इज़ की ओपिनियन, एग्ज़ाम्पल, आइडिया, ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मैं इन चीज़ों को जजमेंट में लिख दूँ, देन इट बिकम्स माय ऑब्जेक्ट डिक्टा। ठीक है? तो ये कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। देखो, होता क्या है कभी-कभार, जज ने अपने एक जजमेंट सुनाया। उनको लग रहा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से मैटर रिलेट्स टू सेम सेक्स मैरिज। आजकल सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक केस चल चल रहा है, उसका जजमेंट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ लॉ मना कर रहा है। बट जजेस को लगता है कि हाँ यार, सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही है, तो हमको सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए। तो जज को लगता है ऐसा है, बट सुप्रीम कोर्ट का जो एक्चुअल जो लॉ देश का है वो मना कर रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लॉ को फॉलो करना कंपलसरी है, उनको भी जो लेजिस्लेटिव लॉ है उसको फॉलो करना कंपलसरी है। तो अगर जज जब जजमेंट लिख रहे हैं तो उसमें लिख दें कि उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी अप्लाइड थ्रू आउट द नेशन। उनको उसको अलाउ कर देना चाहिए, उसको सैंक्टिटी दे देनी चाहिए। बट जजमेंट में वो रीज़न दे करके कि ऐसा एक एक्ट है, एक्ट मना करते और उस एक्ट में ऐसा-ऐसा लिखा है करके, वो देने से मना कर देते हैं। तो हम लोग किस पार्ट को मानेंगे? जज बोल रहे हैं कि दो और एक तरफ बोल रहे हैं मत दो। तो जहाँ पर को बात निकल कर के आएगी रीज़न की, जहाँ रीज़न होगा ना देने का या देने का, वो पार्ट बनेगा आपका रेशियो डेसिडेंडी का। ये रेशियो डेसिडेंडी जो है, ये है बाइंडिंग ऑन एवरी कोर्ट ऑफ द कंट्री। बट जो ये ओपिनियन था, जो मेरा एग्जाम्पल था, जो मेरा आइडिया था, तो उसको मैं बाइंडिंग नहीं करा सकता, सिर्फ ओपिनियन है। दैट पार्ट इज नोन एज ऑर्बिटर डिक्टम। तो जज प्रेसिडेंट के दो पार्ट होते हैं, ऑर्बिटर डिक्टम एंड रेशियो डेसिडेंडी। जहां कोर्ट ने अपना रीजन दिया हो, दैट पार्ट इज बाइंडिंग। जहां कोर्ट ने अपने ओपिनियंस, आइडियाज, एग्जांपल्स दिए हो, दैट पार्ट इज नॉट बाइंडिंग। हाँ, हो सकता है कि जो रेशियो है वो उस ऑर्बिटर डिक्टा है, वो रेशियो डेसिडेंडी को सपोर्ट कर रहा हो। उस केस में आप दिखा सकते हो कि हाँ, बट हो सकता है कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। अगर कन्फ्लिक्टिंग केस निकल करके आएगा तो हम हर केस पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो डेसिडेंडी को फॉलो करेंगे। ठीक है? अब प्रेसिडेंट के फायदे क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब क्या होता है कि अगर कोर्ट एक बार को मैटर सुना दे, एक किसी पर्टिकुलर सेम सेट के केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास कर दे, तो आने वाले जितने भी केस निकल करके आएंगे, अगर उनके ऊपर आप उस पर्टिकुलर रेशियो को, उस पर्टिकुलर रीजन को अप्लाई करोगे, तो एक फेयरनेस बन करके आएगी। बिकॉज दो लोगों ने चोरी करी, ठीक है? एक जने को कोर्ट ने कहा कि इसको 10 साल की जेल दे दो, एक से बोला कि इसको फांसी में लटका दो। दोनों ने सेम चीज़ की चोरी करी थी, तो क्या ये सही है, गलत है? आप बोलोगे गलत है, बिकॉज दोनों का क्राइम सेम है, दोनों के फैक्ट सेम है। एक को आप फांसी दे रहे हो, एक को आप पनिशमेंट दे रहे हो, जेल में बंद करा रहे हो। दोनों को जेल में बंद करा, दोनों को फांसी दो, जो आपको सही लगता है। तो प्रेसिडेंट का पहला काम यह है, पहला एडवांटेज ये है कि इट ब्रिंग्स योर फेयरनेस इन फ्यूचर केसेस। सेकेंडली, इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन। अब एक ऑलरेडी आपके पास स्टैब्लिश्ड नॉर्म है कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्टैब्लिश्ड नॉर्म है, तो एक गाइडलाइन है आपके पास कि आप किस तरीके से इसको डील ऑन कर सकते हो। उसके अलावा हमने क्या बोला था, टाइम सेव करता है। मेरा इतने ज़्यादा केसेस मेरे सामने रोज़ लाखों लाखों केस निकल करके आ रहे हैं, तो एक ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, तो जो मैटर सेम सेम है उनके ऊपर मैं सेम प्रेसिडेंट अप्लाई करके उनको ख़त्म करके सेटल आउट कर सकता हूँ, जिससे मेरा टाइम और पैसा और लेबर सब कुछ बच जाएगा। ठीक है? उसके अलावा कभी कभार जो प्रेसिडेंट हैं, दे आर यूज टू मेक न्यू स्टैट्यूट्स, नए लॉज, नए एक्ट्स बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और जो हमारी चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज करने की हमारी हेल्प कर देते हैं। और बेसिकली ये केसेस होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है लॉ का। अब एक एक्ट है, एक्ट में कोर्ट ने पार्लियामेंट ने कुछ लिख करके दे दिया है, बट जब तक उसके ऊपर वो केस निकल करके नहीं आता, जब तक देखती नहीं कि कैसे अप्लाई हो रहा है, वो क्या अप्लाई हो रहा है, तब तक वो एप्लीकेशन में नहीं है। बट जैसे ही अप्लाई होकर कोर्ट के आगे आता है, कोर्ट उसमें जजमेंट सुना देता है, देन इट बिकम्स एन एप्लीकेबल लॉ। तो वो एक एप्लीकेबल अप्रोच दे रहा है, इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है? और उसके अलावा इट हेल्प्स मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ है, तो आप उससे एक स्टेबिलिटी लेकर के आ सकते हो। ये नहीं हो रहा है कि एक जज ने और कुछ बोल दिया, दूसरे ने कुछ और बोल दिया, तीसरे ने कुछ और बोल दिया, तो ऐसा नहीं निकल करके आएगा। ठीक है? तो इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे प्रेसिडेंट के? अब लेट अस से कि किसी हायर कोर्ट ने कोई बहुत हार्श पनिशमेंट देने की बात करी है, लोअर कोर्ट की जज को लगता है कि इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए मेरे को, क्योंकि लग नहीं रही इतनी हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए। बट एक ऑलरेडी बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तो उसको से फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर को आप
माइंड की एप्लीकेबिलिटी नहीं लेकर के आ सकते, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को या हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सेकंड दिक्कत क्या है कि एक बार कोई प्रेसिडेंट बन जाए उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजिड है। एक जज ने बोला था तो वो फॉलो होते हुए आ रहा है, यू कैन चेंज इट जा करके कि नहीं मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं निकल करके आएगा। तो एक बहुत रिजिड प्रैक्टिस उसकी निकल करके आती है। और उसके अलावा क्या है कि जो आपके केस हैं, एक केस के ऊपर है ना, मतलब एक प्रेसिडेंट बहुत केसेस के ऊपर अप्लाई अप्लाई हो सकता है। तो और हो सकता है कि अलग-अलग केस पे कोर्ट ने अलग-अलग बातें कर दी हो, हल्का-सा मैटर अलग निकल कर के आया हो, कोर्ट ने अलग बात कर दी हो। अब एक नया मैटर निकल कर के आ रहा है और 5-6 ऐसे मैटर निकल ऑलरेडी कोर्ट के आगे आ गए थे, जहाँ कोर्ट ने अलग-अलग बातें कर दी हैं, क्योंकि मैटर हल्के-हल्के डिफरेंट थे। अब कौन-सा प्रेसिडेंट को अप्लाई करोगे, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं और आप अकेले हो, ठीक है? उसके अलावा अगर केस डिस्टिंग्विश हो रहा है होने की कैपेसिटी पर आ रहा हो, तो उस केस में आप दिखाओगे कि केस थोड़ा-सा अलग है, तो मैं प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको अनफॉलो भी करा सकते हो। और हो सकता है कि कभी-कभार कुछ सिचुएशन ऐसी निकल कर के आए जो प्रेसिडेंट ने फॉलो ना करी हो। लाइक कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना पड़ेगा, वरना इतना फाइन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इतने डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। बट वो जो मैटर था, वो मैटर 2008 का था और सेम मैटर अब जो निकल कर के आया वो 2020 का निकल कर के आया कोविड के टाइम पर। अब जो कोविड की कंडीशन है उसको तो प्रेसिडेंट ने अपने अकाउंट में नहीं लिया था। अब जो कोविड आ गया है तो उससे नई दिक्कत निकल कर के आई है। तो कभी-कभार ऐसी दिक्कतें निकल कर के आ सकती हैं। दीज़ आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं ओपिनियंस की। जज के 2 टाइप के ओपिनियन हो सकते हैं, या कंकरेंट होगा या डिसेंटिंग होगा। या मैं अगर सपोज़ देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है, एक जज बैठ करके जजमेंट सुनाता है। पर जब हम सुप्रीम कोर्ट या आगे बड़े कोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो उन केसेस पर क्या होता है, जो बड़े कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर को मल्टीपल जजेस बैठते हैं, 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज, 11 जज, 13 जज, 15 जज, 17 जज, ऐसे आगे वो जजेस बैठते हैं, ठीक है? तो जब जजेस ज़्यादा बैठे होते हैं केस सुनने के लिए, तो अब हो सकता है कि 2 अलग-अलग 2 जज की बेंच है, सपोज़ दैट ऐसे डिवीज़न बेंच है। तो डिवीज़न बेंच में एक जज को लगता है कि हाँ, एक को लगता है ना। जैसे अभी हिजाब कंट्रोवर्सी जब निकल कर के आई थी, तो 2 जजेस की बेंच में मैटर किया था सुप्रीम कोर्ट पर। जस्टिस धूलिया ने 2 जजेस थे, जस्टिस धूलिया और दूसरे जज का नाम मैं भूल रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हिज नेम, बट एग्जाम्पल आप समझ जाओ कि 2 जजेस थे, जज ए एंड जज बी। जज ए ने बोला कि हाँ, हिजाब बैन होना चाहिए, जज बी ने बोला नहीं बैन होना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी कंफ्लिक्टिंग व्यू निकल करके आ जाए, देन यू कॉल देम डिसेंटिंग ओपिनियन। दोनों जज का आपस में डिसेंट निकल करके आ रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर 7 जज की बेंच है, 5 जज बोल रहे हैं कि हाँ, 2 जज बोल रहे हैं ना, तो जो 5 जज की बेंच का डिसीजन निकल कर के आएगा, जो 5 लोग बोल रहे हैं वो तो फॉलो हो जाएगा, बिकॉज़ अब 5 लोगों ने बोल दिया है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा दैट 5 लोगों की बात विल फॉर्म अ बाइंडिंग इफेक्ट। बट जो 2 लोगों ने मना करा था, 7 जज की बेंच थी, 2 लोगों ने मना करा था, तो 2 जजेस ने जो मना करा था, उसको आप बोलोगे डिसेंटिंग ओपिनियन। ठीक है? तो वो अपना रीज़न बनाकर देते हैं कि हम लोग डिसेंट इस पर्टिकुलर रीज़न से कर रहे हैं, और इट गिव्स यू मोर इनसाइट एंड मोर वैल्यूएबल आइडियाज़ कि क्यों मना कर रहे हैं और क्यों हाँ बोला गया है, तो आपको आइडिया मिल जाते हैं। सेकंड टाइप का जो आपका ओपिनियन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कंकरेंट ओपिनियन हो सकता है, कंकरिंग ओपिनियन हो सकता है। मैंने बोला, सेकंड ने, थर्ड ने, जो 5 लोग साथ-साथ बैठे हैं, 5 लोगों को लगता है कि सब लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। 5 ने बोला कि राम मंदिर बनाओ, तो ये क्या हो गया, कंकरिंग ओपिनियन हो गया। तो इसको अब आप कंकर कर रहे हो, ठीक है? तो आप कंकरेंस से बात कर रहे हो, तो 2 टाइप के ओपिनियन निकल कर के किसी प्रेसिडेंट के ऊपर हो सकते हैं। बट जब कभी कंकरिंग ओपिनियन और डिसेंडिंग ओपिनियन की आप बात करते हो, जो चीज़ मेजॉरिटी पर होगी, आप उसको फॉलो करोगे, वो आपका प्रेसिडेंट होगा, माइनॉरिटी वाला प्रेसिडेंट आपका नहीं होगा। अगर 7 जज की बेंच है, 5 लोग बोल रहे हैं हाँ, 2 लोग बोल रहे हैं ना, 2 लोगों का रीज़न भले ही कितना अच्छा हो, बट जो 5 लोगों का रीज़न है, आप उसके तरफ जाओगे, दैट विल फॉर्म योर प्रेसिडेंट। बाकी 2 लोगों की बात विल फॉर्म एन ऑर्बिटर डिक्टा, क्योंकि वो माइनॉरिटी पर निकल करके आ गए, वो डिसेंट में चले गए, उनका डिसेंटिंग ओपिनियन है। उसको आप बोलोगे कि हाँ, जज में डिसेंटिंग ओपिनियन भी था जजमेंट के अंदर। कल के टाइम पे अगर कोई मैटर निकल करके आता है जहाँ पर को वो डिसेंडिंग ओपिनियन लागू हो सकता है, तो उसको आप दिखा सकते हो कि हाँ, यहाँ डिसेंडिंग ओपिनियन था जजेस का, और जजेस ने ये सब बोला था, इसलिए इसको यहाँ अप्लाई कर दो। तो कोर्ट क्या पता उस नए मैटर को वहाँ अप्लाई कर दे, ठीक है? अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसिडेंट का, फिर हम इसको खत्म करने की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया था। विशाखा गाइडलाइंस,
ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट। इंडिया में अब तो POSH एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है ना? और बहुत सारे अलग-अलग एक्ट हैं। तो इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस निकल करके सुप्रीम कोर्ट में आई थी। केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस केस है। इसको चाहो तो आप पढ़ना इस केस को। ये केस बेसिकली केस इज अबाउट अ रेप दैट टुक प्लेस इन अ वर्क प्लेस नॉट इन द सेंस। वर्क प्लेस क्या थी कि एक लेडी थी, वो NGO में काम करती थी, वो चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम कर रही थी, बट शी गॉट रेप्ड ड्यूरिंग वाइल डूइंग दोज थिंग्स, चाइल्ड मैरिज को रोकने का, बिकॉज पीपल वर, राजस्थान के लोग चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज हो, उसको रोक रही थी। तो उनका रेप हो जाता है। बाद में कुछ NGOs वगैरह साथ आकर के विशाखा के नाम से केस फाइल करते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में फिर जस्टिस GS वर्मा की बेंच वाला जजमेंट है ये। इसमें US के कुछ लॉज को फॉलो ध्यान में रखते हुए, बिकॉज US के लॉज नॉट अ प्रेसिडेंट, दे आर ऑर्बिटर डिक्टा, दे आर जस्ट हैव अ परसुएसिव वैल्यू। तो उसको ध्यान में रखते हुए दे फ्रेम सम गाइडलाइंस। जब गाइडलाइंस फ्रेम करी गई थी, गाइडलाइंस को हमने बोला विशाखा गाइडलाइंस, एंड दीज गाइडलाइंस वर्कड एज गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट टिल विशाखा का केस निकल कर, जब तक ये पॉश हमारे पास एक्ट निकल करके नहीं आया। तो प्रेसिडेंट वर्क्स इन दीज वेज, ठीक है। उसके अलावा अभी राइट टू फूड के ऊपर केस है, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वैसे इंटरनेट के ऊपर केस है, वैसे ही बहुत सारे केस है, राइट टू लाइफ के ऊपर केस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो जितने भी जजमेंट निकल करके आ रहे हैं जहाँ पर कोई स्टैट्यूट नहीं है, हम लोग उन जजमेंट्स को बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, एंड दीज प्रेसिडेंट्स हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में ही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको प्रेसिडेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपको कोई फीडबैक देना हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे फीडबैक प्रॉपर तरीके में आकर के दो। मैं आपके फीडबैक्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जहाँ हम लोग अब आगे को बढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, कोर्ट मैकेनिज्म, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम इन चीज़ों को देखते हुए आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सोर्सेज ऑफ लॉ क्लियर हो गए हों। 3 सोर्सेज ऑफ लॉ मेजरली होते हैं, कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स। तो ये तीनों 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। इसके अलावा भी सोर्सेज ऑफ लॉ हो सकते हैं, बट दो सोर्सेज ऑफ लॉ डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑन देम। जैसे ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट, ओपिनियन ऑफ फिलोसफर्स, उनको आप सोर्स ऑफ लॉ बना सकते हो, बट रिलीजियस टेक्स्ट्स, बट दे आर नॉट लॉ, ठीक है। तो वीडियो में ही खत्म करते हैं। आपको आई होप कि प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स और लेजिस्लेशंस अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आप कमेंट करना ना प्रेफर करके मुझे डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हो, यू कैन रीच मी आउट ऑन Instagram। माय यूजर हैंडल इज @the_vibhor तिवारी, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।